Hello, dear student. This is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज इस चैप्टर की आपकी क्लास नंबर सेकंड। पिछली क्लास मैंने वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, रिलेशंस, इन्फ्लेशंस, फिलिप्स कर्व और कॉन्स लॉ के बारे में बहुत बातें की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेक्टेशंस। इसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं चैप्टर 3 के इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मॉनेटरी रूल्स के को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चाहिए। उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं उसको। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेने के बाद हम लोग आपकी रीडिंग्स पे जाएंगे और देखेंगे बहुत सारी बातें रीडिंग्स की ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुकी होगी और फिर कुछ बातों को वहाँ से हम डायरेक्टली भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बातें हो गई है। फिलिप्स कर्व 1960 से पहले ओरिजिनल फिलिप्स कर्व्स थे। 1960 के बाद फिलिप्स कर्व मॉडिफिकेशन आया। पहला मॉडिफिकेशन में एक्सपेक्टेशन इंक्लूड हुआ, पाई ई, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। फिर बाद में इसमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आया। देख लिया आपने, ये सब सेमेस्टर 3 में पढ़ा हुआ था, फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया यहाँ पे। NAIRUV, नायरू जिसको UN बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कुंस लॉ, ये सारी बातें आपसे पिछली क्लास में हो गई है। और सेकेंड मॉडिफिकेशन के वक्त क्या किया गया था, UN को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज गिवन बाय फ्रीडमैन। बातें हो चुकी है, राइट्स। फ्रीडमैन ने UN को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या कहा था, सिस्टमेटिक एरर कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वेज सेटर ऑलवेज सिस्टमेटिक एरर करे, एरर का भी एक पैटर्न हो, जबकि उनको पता है कि UN क्या चीज़ है। थोड़ा इस पर भी हम और हल्का सा बोल देंगे आज के आज, रुक जाओ, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर मैंने आपकी रीडिंग में दिखा हुआ है, तो थोड़ा इसके बारे में और कुछ बोल देता हूँ हल्का सा, ठीक है, राइट। तो यहीं से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखिए क्लास नंबर, क्लास नंबर सेकंड। पिछली क्लास में बात हो गई है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक एरर को मैं और हल्का से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इन्फ्लेशन है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दोनों बीच में रिलेशनशिप है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट्स अ फिलिप्स कर्व। मान लीजिए कि आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है 6%। ये 6% क्या है, UN है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, पाई इक्वस टू पाई ई है, दैट इज 6%। सपोज दैट ये नेचुरल है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड उस पॉइंट पर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपका ट्रेड ऑफ क्या चल रहा है, सपोज कि इन्फ्लेशन मार्केट में 2%, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट 2% है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्फ्लेशन 10%, राइट। अब ये 2% और 10% पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। मान लीजिए यहाँ लिखिए 2010, 2011, 2012, सो ऑन 2018। अगर U यहाँ पे कितना है, 2% है, यहाँ भी 2% है, यहाँ भी 2% है, एंड सो ऑन यहाँ भी 2%। पाई यहाँ पे 10% है, 10% है, 10% है, सो ऑन यहाँ पे 10%। और आपको पता है कि पाई ई कितना है, 6%। देखो फर्स्ट ईयर की बात अगर करें हम, तो फर्स्ट ईयर में तो ये पॉसिबल है कि आपका पाई क्या हो, पाई से ज़्यादा हो, एक्चुअल इन्फ्लेशन आपके एक्सपेक्टेड से क्या हो, ज़्यादा हो फर्स्ट ईयर में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले साल जो है ना एक्सपेक्टेशन आपने कम रख ली और एक्चुअल आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर में भी वही होगा, नेक्स्ट ईयर में वही होगा, नेक्स्ट ईयर में वही होगा,
ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। मतलब ऑलवेज पाई इज मोर देन पाई, सिस्टमेटिक है, ऑलवेज है। वैसे कि ऐसा होगा नहीं, मतलब एरर ऑल्सो हैज ए पैटर्न। ऑल्सो हैज अ पैटर्न, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। लेकिन क्या सिस्टमेटिक एरर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वही तो फ्रीडमैन ने यहाँ पे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक बार ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशन रिवाइज होगा। गेट्स रिवाइज, नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशन गेट्स रिवाइज। क्योंकि आप जानते हैं आप कौन सा एक्सपेक्टेशन अभी कर रहे हैं? एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। वो क्या करता है? पास्ट ईयर इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करता है, एडेप्टिव जो है। पहली बार तो ये गलती हो सकती है कि एक्चुअल ज्यादा है और एक्सपेक्टेड कम है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होगा? अडेप्ट करते जाएगा सिचुएशन को, वेज सेटर अडेप्ट करेगा, पास्ट इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा? वो यूएन तक पहुंच जाएगा, यूएन तक रीच कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था सिस्टमेटिक एरर का। सिस्टमेटिक एरर नहीं पॉसिबल है, इसी बात को कहते हुए फ्रीडमैन ने नेचुरल एड का कॉन्सेप्ट दिया था। सिस्टमेटिक एरर आपके रीडिंग्स में भी दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अभी मुझे आज की क्लास में मेनली क्या करना है, ये तो मान लो पिछली क्लास की बात थी जो मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। लिख लीजिए इसको ढंग से, लिख लीजिए, थोड़ा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को सोचिए भी, ब्रीदिंग स्पेस भी देखिए, खाली वक्त में थोड़ा सोचिए भी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आइए जी, अब आज हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे। आज का टॉपिक होगा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन। आप जानते हैं कि 1960 में ओरिजिनल फ्लिप्स कब आया? 1965 में उसमें म्यूटेशन हुआ है, फ्लिप का में पाई इनकॉर्पोरेट हुआ, एंड देन व्हाट? यूएन भी इनकॉर्पोरेट हुआ। आगे चल के 1970 में ये जितने भी फ्लिप्स कब थे, ये किस पे बेस्ड थे? बेस्ड ऑन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। और 1970 में जो आया वो रैशनल एक्सपेक्टेशन आया। कॉन्सेप्ट आया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1961 में ही जॉन एफ मथ के द्वारा MUTH के द्वारा दे दिया गया था। उस वक्त ये पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसको 1970 में रॉबर्ट ल्यूकस एंड टी सार्जेंट ने इसको पॉपुलर किया 1970 में। उसके बाद ये रैशनल एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये दोनों चीज जानना जरूरी है कि एक्चुअली है क्या चीज है। आइए पहले बात करते हैं एडेप्टिव के बारे में। बहुत कुछ आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, काफी काम आएगा आपको। एक बात तो मैं सर्टेनिटी के साथ कहता हूँ, कोई भी चीज मैं आपके रीडिंग से बाहर नहीं करा रहा हूं। बस रीडिंग में जो बातें किसी किसी पेज पर कहीं कहीं लाइन में छुपा हुआ है, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं होता है, दिमाग में घुसता नहीं है। कितनी बार अंडरलाइन कर लेते हो, कितनी बार टिक मार्क कर देते हो, कितनी बार वो पढ़ लेते हो, समझ घुसता नहीं दिमाग में।
क्योंकि वहां पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बस यूज कर लिया। ये पहला क्लास और दूसरा क्लास को आप पढ़ लो तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, फिर देखना वहां का रीडिंग्स आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। आइए जी, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं इस चीज को। यहां जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहां रखो अनएम्प्लॉयमेंट, यहां रखो इन्फ्लेशन। इस पॉइंट पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूएन है, यूएन को क्या बोलते हैं? NAIRU, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप जब चेंज होता है तो भी वो एक्सेलरेटिंग होता है, ये नॉन एक्सेलरेटिंग है। देख लो यहाँ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन कुछ भी हो, इन्फ्लेशन कुछ भी हो, यूएन वही है। ये दोनों कर्व जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। क्यों बोलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व? आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? फिलिप कर्व। ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व है जो वर्टिकल ऑन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहां पे इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए, अगर मैं इसको साइड में दिखाऊं, देखो इसे, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाए, चेंज इन इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन यूएन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं NAIRU। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, समझ गए ना? राइट। इसके अराउंड जो फिलिप्स कप बन रहा है उसको बोलते हैं LPC, लॉन्ग रन फिलिप कप। अगर लॉन्ग रन फिलिप कप कोई कहा जाए तो क्या होगा? वर्टिकल होगा और इन्फ्लेशन में चेंज होगा लेकिन यूएन में कोई चेंज नहीं होगा। तो लॉन्ग रन फ्लिप कप की खास बात क्या है कि लॉन्ग रन फ्लिप्स कप में नो ट्रेड ऑफ, समझना, बिटवीन। अब ये सारे सेंटेंसेज आपको रीडिंग में मिल जाए ना तो वहां मुस्कुराना देख के, ये सर आपने बता रखा है, जब मिल जाए वहां तो नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव हो सकता है लेकिन चेंज इन यू क्या है? जीरो है। ट्रेड ऑफ हो ही नहीं रहा है, नो ट्रेड ऑफ। ये क्या है? ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। SPC सिंपल लिख दो, 1 SPC 2। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात क्या है? इसकी बात क्या कि ट्रेड ऑफ हो सकता है। ट्रेड ऑफ मतलब एक्सचेंज, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर शॉर्ट रन को अलग से समझने की कोशिश करें, देखो शॉर्ट रन फ्लिप कब है? इन्फ्लेशन ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। तो शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ पॉसिबल है, लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ पॉसिबल नहीं है। मान गए? क्लियर सर। अब यहां समझिए एक बात और। मान लीजिए कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है राइट ना वो 5% पे है। कितना परसेंट पे है? 5% पे। राइट जी। अगर मान लो कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आती है जिस पॉलिसी से गवर्नमेंट चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को और कम किया जाए, गवर्नमेंट को और अनएम्प्लॉयमेंट को और कम किया जाए, भले ही थोड़ा सा इन्फ्लेशन क्यों ना बढ़ जाए। मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट यहां आ जाए, पहले मान लो अनएम्प्लॉयमेंट 7% पे था, सपोज कर लो, अब वो चाहता है 5% पे हो जाए। और जब अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे होगा तो उस केस में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? 7%। सपोज ऐसा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और ये ट्रेड ऑफ कब हो रहा है? शॉर्ट रन में हो रहा है। तो ये ट्रेड ऑफ हुआ शॉर्ट रन में। इन्फ्लेशन को बढ़ाया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम किया, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई। थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर लेंगे,
खासकर इलेक्शन टाइम में ऐसा करते हैं गवर्नमेंट, राइट जी। ओके, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ पॉसिबल हो गया, राइट। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने अगर अपनी पॉलिसी से इन्फ्लेशन बढ़ाया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम हुआ? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मार्केट में इन्फ्लेशन तो 7% है, लेकिन जो वर्कर्स वेज चार्ज कर रहा है वो लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन पे ही कर रहा है। वर्कर तो अपनी एक्सपेक्टेशन को इमीडिएटली रिवाइज तो करता नहीं है, तुरंत एडजस्ट तो नहीं करता। एडेप्टिव क्या कहता है, लास्ट ईयर का जो होगा वो हम रखेंगे, नेक्स्ट ईयर देखेंगे तब जाके एडजस्ट करेंगे। एडेप्टिव तो एवरीडे एडजस्ट नहीं करता है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में एवरीडे एडजस्टमेंट तो होता नहीं है। जब लास्ट में देखेगा प्रॉब्लम हुआ, कुछ कुछ इन्फ्लेशन लैग कर रहा है, तो लैगिंग को क्या करेगा, अगले साल एडजस्ट कर लेगा। इन्फ्लेशन लैग हो रहा है तो उसको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो अभी तो वेज 5% पे ही सेट हुआ है, वेज सेटर ने प्राइस 5% पे सेट कर रखा है, जो कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो गया, 7% हो गया। यहाँ पे एम्प्लॉयर को कमाने का फायदा हो रहा है, फॉर्म सोच रहा है कि वर्कर्स तो सस्ता है भाई, वो तो हमसे 5% पे ही चार्ज कर रहा है, मार्केट में कमाई मेरी तगड़ी हो रही है, 7% पे हो रही है। चलो जी ऐसा करते हैं, और वर्कर्स हायर करते हैं। और वर्कर्स हायर करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। और वर्कर्स हायर करते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए, क्योंकि कमाने का समय आ गया है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम हो जाएगा। आउटपुट बढ़ेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट बढ़ेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। लेकिन जब फिर दोबारा से क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन रिवाइज होगा, वर्कर्स को पता चलेगा कुछ दिनों के बाद, मैं बार बार बोलता हूं वर्कर्स को पता चलेगा कुछ टाइम के बाद, एडेप्टिव में कुछ टाइम बाद पता चलता है, एडेप्ट करता है। तो वर्कर्स फिर क्या करेगा, 7% इन्फ्लेशन पे वेज सेटिंग करना स्टार्ट करेगा। जब ऐसा करेगा, जो फॉर्म का जो बेनिफिट था वो खत्म हो गया। फॉर्म का बेनिफिट था ना, 5% वर्कर्स चार्ज कर रहा था, अब वो 7% चार्ज करने लगा, तो बेनिफिट कम हो गया। तो फिर से फर्म क्या करेगा, वर्कर्स को फायर करना स्टार्ट करेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट फिर से क्या होगा, दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और यहां से एक फिलिप्स कर्व पास कर जाएगा। फिलिप्स कर्व इसी पॉइंट से, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन पॉइंट से देखो यहां से पास कर गया। हालांकि एग्जैक्टली नहीं होगा, धीरे धीरे करके पास करेगा, ढेर सारे फ्लिप्स कब क्रॉस करेंगे, ढेर सारे क्रॉस करेंगे, फिर फाइनली यहां पहुंचेगा। आपने क्या देखा, शॉर्ट रन में बेनिफिट हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में फिर वहां पहुंच गया। लॉन्ग रन में जो अनएम्प्लॉयमेंट था फिर दोबारा से यूएन पे पहुंच गया। तो क्या लॉन्ग रन में ट्रेड अप पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लॉन्ग रन में यूएन भी 7% था और ये भी 7% है, लेकिन शॉर्ट रन में क्या हुआ, ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, वो ग्रीन बेल्ट, ये ट्रेड ऑफ यहाँ पे पॉसिबल हो पाया। मान गए, मान गए सर। थोड़ा इसको लिख लो हल्का सा, दिखाता हूँ। इन शॉर्ट रन, at 7% inflation, workers are charging ways at the rate 5% inflation। क्लियर है, वेज सेटर्स ने 5% इंकॉर्पोरेट कर रखा है ओनली। सो द फर्म्स हैव द प्रॉफिट, firms have the profit in employing more workers, hence unemployment drops। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है।
But when worker actually come to know workers actually come to know that they are charging wage at 5% only, they are charging wage at 5% inflation only, although inflation is at 7%. Is at 7%. They start charging wage at 7%. Wage at 7%. They start charging wage at 7%. Inflation. Got it? Right, sir. Then firm will not have much advantage than the firms will not have much advantage in hiring more workers. In hiring more workers. Then they start firing the workers. Finally, unemployment reaches again unemployment reaches again at the natural level. A vertical line along the UN is called long run Phillips curve, and all other downward sloping line is called what? Called short run Phillips curve. This is adaptive expectation when worker adjust their ways based on past inflation. Okay.
मूवमेंट एंड फिलिप्स का हैपेंस इन शॉर्ट रन ओनली, ये भी लिख लो। मूवमेंट ऑन फिलिप्स कर्व, दैट इज ट्रेड ऑफ लिखो, हैपेंस इन शॉर्ट रन ओनली, इन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट्स, लॉन्ग रन में से फिलिप कर्व क्या होता है, शिफ्ट करता है, राइट। इसके बाद टॉपिक आएगा क्या आपका, रैशनल एक्सपेक्टेशन। और जब ये पढ़ाएंगे तो साथ साथ हम आपको ल्यूकस क्रिटिक भी पढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी मैं रीडिंग में देख रहा हूँ कि इस्तेमाल हुआ है। रैशनल एक्सपेक्टेशन और ल्यूकस क्रिटिक। मैं इसी क्लास में इसको खत्म करना चाहता था, लेकिन अभी खत्म नहीं करूँगा, कुछ वजह है। थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ एनर्जी गेन कर लेता हूँ, कि एनर्जी के साथ आऊँगा तो एक छोटी सी क्लास और लगा दूंगा। रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड ल्यूकस क्रिटिक मैं कंप्लीट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास पे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।